रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबीयीन। मुझे बहुत खुशी है कि डॉक्टर प्रोफेसर सुहेल अख्तर ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है आज, और ये मैंने ख़ास तौर पे इनसे रिक्वेस्ट की थी इस टॉपिक के लिए, क्योंकि ये अच्छा खासा कॉमन है जनरल पब्लिक के अंदर स्लीप एपनिया, लेकिन बहुत ज़्यादा अंडर डायग्नोज होता है और लोगों को इसके बारे में मालूमात बहुत कम होती है। क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा देखी, बल्कि मेरा जहाँ तक ख़्याल है बहुत यानी कि मेरे जो ब्रदर इन लॉ की डेथ हुई है कराची में, वो भी इसी वजह से, उनकी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हुई है फाइनली। तो बहरहाल मैं किसी फर्दर डिले के बगैर प्रोफेसर सुहेल अख्तर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टार्ट करें अपनी प्रेजेंटेशन इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आवाज़ आ अस्सलाम। रही? वाह बिल्कुल बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम व बरकातहू। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़िया एक बार फिर इनवाइट करने का। मैं शुरू करता हूँ। मैं इसको एक सेकंड ज़रा शेयर स्क्रीन कर लूँ। आपको मेरी स्लाइड्स नज़र आ रही? जी नजर आ रही हैं। स्लीप एपनिया का स्लाइड लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। अच्छा ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तीसरा मौका मिला है मुझे इस फोरम पे बात करने का। ये टॉपिक डॉक्टर ज़िया का सेलेक्टेड था, उन्होंने वजह भी इसकी बैकग्राउंड बता दी कि उनका इंटरेस्ट इसमें क्यों था। और हकीकत में ये एक अंडर डायग्नोस्ड और अंडर रिकग्नाइज्ड कंडीशन है। इवन डॉक्टर्स में से भी बहुत कम लोगों को इल्म होगा, जनरल पब्लिक में बहुत कम अवेयरनेस है, और डिजीज़ बहुत कॉमन है। यानी मज़े की बात यह है कि ऐसा नहीं है कि डिजीज़ भी रेयर है, डिजीज़ बहुत कॉमन है। उसकी वजह यह है कि मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स, ओबेसिटी जिसमें टॉप पे आता है, वो बहुत कॉमन होता जा रहा है बहुत से ममालिक में। इवन पाकिस्तान में मैं आपको अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूं कि मैं फरवरी 2017 में इंडस हॉस्पिटल आया, जो कि ज्वाइन किया और अभी तक वहीं हूँ। और मेरा शुरू में ख्याल ये था कि चूँकि ये एक अंडर प्रिविलेज्ड पॉपुलेशन को डील करते हैं, इस वजह से यहाँ पे यानी स्लीप एपनिया तो देखने को भी नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे हैरानगी ये हुई कि इस पॉपुलेशन में ओबेसिटी इतनी कॉमनली मुझे मिली। शायद स्लीप एपनिया मैंने जितना इस अस्पताल में देखा, उतने किसी प्राइवेट सेक्टर में शायद ना देखा हो। तो ये सिर्फ यानी मैं ओबेसिटी की बात कर रहा हूँ। ओबेसिटी जो है वो सिर्फ क्या कहना चाहिए, वेल टू डू लोगों का प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इट इज़ वेरी वेरी कॉमन। तो बहरहाल अब हम इस टॉपिक पे आते हैं। मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। कुल तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम कायनात का रब है, रहमान और रहीम है, रोज़े जज़ा का मालिक है। है अल्लाह, तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिस पर तेरा इनाम हुआ, और उन लोगों का नहीं जिन पर तेरा गज़ब हुआ या वो गुमराह हुए। तो हम इसमें आज ये पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि स्लीप एपनिया है, इसकी वजूहात क्या हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, ये कैसे प्रेजेंट करता है, इसकी अलामतें क्या होती हैं। जैसे कि मैंने कहा कि को पता भी नहीं होता कि उनको कोई प्रॉब्लम है, तो अगर फ़र्ज़ कीजिए मुझे है या आपको है जो सुन रहे हैं, तो हम कैसे पता चलाएं और उसके लिए फिर ज़ाहिर है फिर मेडिकल हेल्प सीक करें। डायग्नोसिस हम डॉक्टर्स कैसे करते हैं, इसकी इसकी ट्रीटमेंट क्या है, प्रिवेंशन क्या है। तो जैसा कि पिछले वेबिनार्स में था कि हम 20-25 मिनट कुछ प्रेजेंटेशन के रख लेते हैं और उसके बाद फिर सवालात ले लेंगे। तो ये पहली स्लाइड है। पहली बात तो बल्कि मैं इससे इससे भी शुरू करूँगा कि स्लीप एपनिया, ठीक है। स्लीप एपनिया जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, स्लीप तो कॉमन है, नींद, और एपनिया का मतलब सांस रुक जाना। तो नींद में सांस रुकने की बीमारी को स्लीप एपनिया कहते हैं, और ये किन वजूहात की वजह से होती है। तो देखिए ये एक सिंपल से डायग्राम से बताया गया है। ये लेफ्ट साइड पे नॉर्मल
फर्ज का है और राइट पे स्लीप एपनिया के। तो जब हम सांस लेते हैं, जागते में हो या सोते में हो, तो वो सांस या तो नाक के जरिए हवा जाती है बैक ऑफ द नोज पे और ओरो नेजोफेरिंक्स से होती हुई, फिर वो सांस की नाली में नीचे जाती है, या मुंह से अगर मुंह खुला हुआ हो तो वो भी उसका इवेंचुअल पाथवे वही होता है। तो कुछ लोगों में, खास तौर पे वो जो ओवरवेट होते हैं, उनके अंदर सॉफ्ट टिश्यूज या फैट कह लें हर जगह बढ़ा हुआ होता है, बेली पे भी खास तौर पे, हाथों में, थाइज में। इसी तरह उनका गर्दन में भी सॉफ्ट टिश्यू या फैट बढ़ा हुआ होता है। और उसके नतीजा ये होता है कि जागते में तो शायद इतना मसला नहीं हो, खासतौर पे सोते में जब जिस्म के सारे जो मसल्स हैं वो ढीले पड़ जाते हैं, आदमी रिलैक्स होता है। इसी तरह टंग भी रिलैक्स होके पीछे जाती है, और इनके अंदर चूंकि जगह नहीं होती, इस वजह से जगह नैरो होती है, क्योंकि नेक में फैट्स बढ़ा हुआ होता है, इसलिए वो ज़बान जो है वो तकरीबन सांस की नाली को जो ऊपर का फेरिंग्स है उसको बिल्कुल ब्लॉक कर लेती है। और ब्लॉक करने के नतीजे में वो हवा कुछ लम्हात के लिए विंड पाइप में, ट्रेकिया में, और उसके नतीजे में लंग में जाने से रुक जाती है। तो इससे यानी इसको चंद सेकंड का मामला ही समझिए। तो इससे होता ये है कि ज़ाहिर है जब ऑक्सीजन अंदर नहीं जाए, हवा अंदर नहीं जाएगी, तो एक तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी बॉडी को और कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डअप होता रहेगा। हमारी ब्रीदिंग के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड चंद सेकंड के लिए भी बढ़ जाए तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाते हैं, और वो फिर ओवर ब्रीथ करने के लिए जो भी एफर्ट करते हैं, मैकेनिज्म मुख्तलिफ डिजीज़ में मुख्तलिफ मैकेनिज्म होता है। तो ये होता है, और फिर इस सूरत में स्लीप एपनिया में जब चंद सेकंड के लिए से ऑक्सीजन कम जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डअप होने लगती है, तो ब्रेन से सिग्नल जाता है और वो नींद टूट जाती है। ऐसा नहीं कि इंसान पूरा जाग जाए, बल्कि एकदम से वो हड़बड़ा के उठता है, और उससे ये होता है कि फिर वो रिलैक्सेशन जो नेक मसल्स वगैरह की है वो कम हो जाती है, और फिर उसका ब्रीदिंग का वो जो चैनल है वो रिस्टोर हो जाता है, फिर वो सही तरह से ऑक्सीजन और यानी कि हवा अंदर जाने लग जाती है। फिर वो होता है कि थोड़ी-सी नींद आती है, और फिर वो रिलैक्सेशन होता है, फिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मसले होते हैं, फिर नींद टूटती है। तो ये जो अमल है पूरी रात में कई दफ़ा होता है, और इसका नतीजा ये होता है कि गहरी नींद जिसको कहते हैं, गहरी नींद, वो अचीव नहीं हो पाती या बहुत कम होती है। यानी ऐसा नहीं कि बंदा कोई जागता रहता है, एक्चुअली वो देखने में आपको सोता हुआ लगेगा बंदा, पेशेंट, लेकिन उसकी नींद जो है ना वो डिस्टर्ब रहती है, पक्की नहीं होती, जिसको रैपिड आई मूवमेंट या आरईएम स्लीप कहते हैं। और जब वो नहीं होती तो फिर वो दिन में जो उसके असरात होते हैं वो हम आगे चंद आने वाली स्लाइड में लगेंगे। तो ये अच्छी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इसको देख के हम आगे चलते हैं। तो स्लीप एपनिया को हम दो तरह, वैसे दो से ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन फिलहाल दो तरह से समझ सकते हैं। एक है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये आमतौर पे ओवरवेट लोगों में होता है, और इसमें अपर एयरवे जो होता है वही जो हमने अभी देखा, वो ब्लॉक हो जाता है रिपीटेडली ड्यूरिंग स्लीप, जैसे मैंने अभी बताया, रिड्यूस करता है या कंप्लीटली स्टॉप करता है एयर फ्लो को, फिर वही अमल होता है जो मैंने बताया। तो ये ओवरवेट लोगों में होता है। एक और होता है सेंट्रल स्लीप एपनिया, जो नॉर्मल वेट के लोगों में भी हो सकता है, इवन अंडर वेट के लोग हो सकता है। इसमें ब्रेन से जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं ब्रीदिंग के, उनमें इंटरप्शन होती है। ये निस्बतन लेस कॉमन है सेंट्रल स्लीप एपनिया, ज़्यादातर ओवरवेट वाला स्लीप ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कॉमन होता है। लेकिन होता दोनों में यही है कि मल्टीपल टाइम्स, यानी अप टू या मोर देन 10 टाइम्स पर आवर, ये अगर एपनिया हो या हाइपोपनिया हो, यानी बिल्कुल फ्लो ना रुके लेकिन कम हो जाए, उसको हाइपोपनिया कहते हैं। एपनिया बिल्कुल कंप्लीट सेसेशन को, तो मोर देन 10 टाइम्स अगर पर आवर हो तो इसको सिग्निफिकेंट हम कहेंगे, और फिर वो प्रॉब्लम कराता है। तो ये स्लीप एपनिया दो तरह के हैं। ठीक है जी। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है ओबेसिटी से, ओवरवेट होने से, और वजूहात में आपको बयान कर चुका।
ओबेसिटी के अलावा भी बहुत सारे कॉजेज हैं। ओबेसिटी काफ़ी कॉमन कॉज है, बल्कि सबसे कॉमन कॉज है। लेकिन ओबेसिटी भी किसी एक तो होता है जो जनरल ओबेसिटी है, जो किसी बीमारी की वजह से नहीं है, और कुछ कंडीशंस में ये कुछ बीमारी की वजह से भी होता है, जिसमें मिसाल के तौर पे एंडोक्राइन कॉज या जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन थायराइड का अंडर एक्टिव होना, जिसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। उससे ओवरवेट होता है इंसान, और फिर फैट और सॉफ्ट भी बढ़ जाता है। वही वजूहत होती हैं जो मैं बता चुका हूँ। एक्रोमेगली एक ग्रोथ हार्मोन की ओवर प्रोडक्शन की बीमारी का नाम है, जिसमें जिसमें और बहुत सारे फीचर्स होते हैं। हाथ बड़े बड़े होते हैं, और जॉ जो है वो आगे को होता है। इसमें भी जो है ना वो स्लीप एपनिया हो सकता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी। इस तरह मैं दूसरा पॉइंट मिस कर गया, लार्ज टॉन्सिल्स। अगर किसी का टॉन्सिल्स बड़े हुए हो तो उसकी भी सांस रुक सकती है, ऑल्दो ये लेस कॉमन कॉज है। दूसरे कॉमन कॉजेज में न्यूरोमस्कुलर हैं, जिसमें अगर स्ट्रोक हो जाए तो वो सेंट्रल ब्रेन से सिग्नल्स कम मिलते हैं, और या मायोपैथीज जो होती हैं, जो मस्कुलर प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। हार्ट या किडनी फेलियर, इसमें जो फ्लूइड रिटेंशन होता है वो भी स्लीप एपनिया करा सकता है, या अगर किसी को बॉर्डर लाइन हो तो कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसी तरह कुछ जेनेटिक सिंड्रोम्स हैं, क्लेफ्ट लिप पैलेट, डाउन सिंड्रोम या प्रीमेच्योर बर्थ। ये तो सिर्फ एक समझाने के लिए कॉजेज हैं, लेकिन इसमें आप सब ओबेसिटी को रखिए, क्योंकि वही सबसे कॉमन कॉज है। अच्छा, स्लीप एपनिया किसी भी एज में हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि इसके लिए ओल्ड एज हो, लेकिन साथ-साथ फिर वो अज़लात का ढीला होना और क्या कहते हैं वेट का बढ़ना, ये दोनों कॉमन चीज़ें होती हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे टीनेजर्स को भी देखा हुआ है, अंदर भी स्लीप एपनिया होता है, सिंपली बिकॉज़ पुअर लाइफ़स्टाइल कहना चाहिए। पुअर से मतलब कोई गुर्बत वाली लाइफ़स्टाइल नहीं, बल्कि अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल, जिसमें बच्चों का, टीनेजर्स का क्या कहते हैं जंक फूड और वगैरह-वगैरह पे इतना ज़्यादा इंडल्जेंस, तो ओवरवेट हो जाना बच्चों का, टीनेजर्स का बहुत कॉमनली देखा गया। अच्छा, तो दूसरा अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल जैसे मैं बता चुका, ओवरवेट होने के लिए क्या करना होता है, हम सबके इल्म में है। दूसरा एक कॉमन एक प्रॉब्लम है अल्कोहल का, जो कि ज़ाहिर है हमारे मज़हब में तो हराम है, लेकिन जहाँ पे जिन माशरों में अल्कोहल लिया जाता है, तो ओवर अल्कोहल इंडल्जेंस में भी स्लीप एपनिया के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मसल्स रिलैक्स होती हैं, ओवर रिलैक्स होती हैं यूँ कहना चाहिए, अपर एयरवे को क्लोज़ करती हैं, ब्रेन से भी सिग्नल्स जो है ना वो पुअर आते हैं। स्मोकिंग जो है वो बहुत सारी बीमारियों के अलावा स्लीप एपनिया को भी प्रीडिस्पोज़ करता है, और अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न्स एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कुछ फ़ैमिलियल टेंडेंसी भी होती है, यानी कि अगर पेरेंट्स में से किसी एक को है तो उनमें से बच्चों को भी हो सकता है, लेकिन ये प्रोबेबली ओबेसिटी रिलेटेड है रादर देन स्लीप एपनिया रिलेटेड। जेनेटिक जेनेटिक टेंडेंसी, कुछ रेशियल इसमें प्रीडिलेक्शन भी है, लेकिन हम इसको भाई स्मॉल स्मॉल प्रिंट्स वाली चीज़ें मैंने बताना ज़रूरी समझा। अब हम आते हैं कि इसमें अलामतें क्या होती हैं। तो इसमें सबसे जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, एपनिया या हाइपोपनिया इवेंट्स जो मैं बता चुका हूँ कि फ्रीक्वेंटली होते हैं। तो कभी आपको शक हो या आपको डायग्नोज़ करना हो, तो मुझे बस फ़र्ज़ कीजिए स्लीप एपनिया का शुबा है, तो मैं खुद अपने आप को ऑब्ज़र्व तो नहीं कर सकता, क्योंकि सोते में इवेंट करना हो। मैं अपनी वाइफ़ से या किसी बच्चे से कह सकता हूँ कि मुझे ऑब्ज़र्व करे, या आपको किसी दूसरे के बारे में शुबा हो, तो आप उसको सोते हुए ऑब्ज़र्व करें। इसमें बाकायदा चंद सेकंड के लिए साँस रुकता है, और खर्राटे जो हैं, वो बहुत ज़ोर से आदमी लेता है, और खर्राटों का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्लीप एपनिया के ज़्यादातर पेशेंट्स को बड़ी ज़ोर से खर्राटे आ रहे होते हैं। तो आप उनको ऑब्ज़र्व करें कि वो खर्राटे आते-आते अचानक चंद सेकंड के लिए, वो 5-10 सेकंड भी हो सकते हैं, लॉन्ग भी हो सकते हैं, 20-30 सेकंड्स के लिए भी हो सकते हैं। वो एकदम से पॉज़ आ जाता है एपनिया, और चूँकि वही याद रखिएगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, बिल्डअप हो रहा है, तो एकदम से फिर जब वो ब्रीदिंग दोबारा स्टार्ट होती है, तो नॉर्मल नहीं होती, बल्कि एकदम से हड़बड़ा के यूँ करके एकदम से जो है ना वो स्टार्ट होगी, और फिर रफ्ता-रफ्ता नॉर्मल पे आ जाएगी। तो ये बहुत ही टिपिकल डिस्क्रिप्शन है। हम जब पेशेंट्स को रात में ऑब्ज़र्व करते हैं, अपने पास एडमिट करते हैं, उनको ऑब्ज़र्व करते हैं, तो ये बड़ी टिपिकल सी इसकी एक अपीयरेंस आती है। वही जो गैस्पिंग फॉर एयर ड्यूरिंग स्लीप वाली बात है। तो ये एक टिपिकल होता है, और ये यानी कि सारी रात में कई दफ़ा होता है।
इसके नतीजे में क्या होता है, अब ये समझने वाला बहुत अहम बात है। जब आपकी रात की नींद, देखिए हर इंसान को ना एक मिनिमम क्वांटिटी ऑफ नींद की ज़रूरत है। यूँ कह लीजिए वक़्त के उम्र के साथ-साथ इसकी रिक्वायरमेंट कम होती रहती है, लेकिन कम से कम 6 घंटे तो हर इंसान की किसी भी एज में ज़रूरत होती है। बच्चों को इससे शायद डबल ज़रूरत होती होगी। तो वो जब आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो, मूवमेंट या डीप स्लीप की, तो आप उसका ज बॉडी जो है ना उसका बदला दिन में उतारती है। नतीजतन ये होता है कि अगर से कि आप रात को 8 घंटे भी सोए हों, एप्रोप्रिएट स्लीप होगी, तो आप दिन में भी नींद आपको आती रहेगी। मतलब इसको इस तरह नहीं कहा जा सकता कि मैं दोपहर को खाने के बाद आधा घंटा सो जाता हूँ या मेरी आदत में शामिल है, वो उस स्लीप की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नॉर्मल एक्टिविटीज़ की स्लीप की। मैं ऑफ़िस में काम कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे कंप्यूटर देख और भी कोई भी काम कर रहा हूँ, इवन बातें करते-करते के दौरान, अखबार पढ़ने के दौरान आदमी बिल्कुल झोंके आने लग जाते हैं और ये काफ़ी नोटिसेबल होता है। पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि या दूसरे उनके साथ कंप्लेन करते हैं। तो ये बहुत कॉमन सिम्पटम है और इसके साथ फिर हर वक़्त टायर्डनेस, जब सुबह-सुबह उठता है तो बंदा सर में दर्द हो रहा होता है, फटीग होती है, उसको अंदाज़ा हो जाता है कि जैसे मेरी नींद पूरी नहीं हुई। तो ये बहुत अहम सिम्पटम है। अगर नोट आदमी की अगर उसकी नींद डिस्टर्ब हो रही है इस तरह, तो इसको कंसीडर करें कि उसे स्लीप एपनिया तो नहीं। इसके साथ-साथ चूँकि ब्रेन नहीं हो पाता, उसको वाफ़िर मिक़दार में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो डिक्रीज़ इन अटेंशन, एक्टिव नहीं रहता बंदा, कंसंट्रेशन सही नहीं हो पाती। ये तो दिमागी वो हो गया और इवन मोटर स्किल जो होती है, फटीग बहुत होता है, काम नहीं कर पाता, थक जाता है, मेमोरी भी कम हो जाती है, ये वक़्त के साथ-साथ ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। हेडेक मैंने बताया, खुश्क मुँह होता है जब जागता है तो। इसके साथ-साथ और बॉडी ऑर्गन्स पे भी फ़र्क पड़ता है, सेक्सुअल फ़ंक्शन और सेक्स की जो क़ुव्वत है उसमें भी कमी हो जाती है। कभी-कभी बार-बार पेशाब भी आता है रात को। तो ये साइन्स एंड सिम्पटम्स हैं। अच्छा, अगर यहीं तक रहता कि आपको स्लीप पूरी नहीं हुई, नींद पूरी नहीं हुई, तो भी शायद कुछ लोग गुज़ारा कर लेते। लेकिन ये बहुत सालों पहले अंदाज़ा हो गया था कि बात सिर्फ़ नींद तक महदूद नहीं है, बल्कि बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स पे भी इसके प्रॉब्लम्स मैनिफेस्ट होते हैं, जिसमें सबसे अहम और डेंजरस कहना चाहिए प्रॉब्लम वो कार्डियोवैस्कुलर है, जिसमें हार्ट अटैक की फ्रीक्वेंसी अपने वाले पेशेंट्स में बढ़ जाती है, चाहे उन्हें दूसरा कोई रिस्क फैक्टर ना हो। हार्ट फेलियर हो सकता है। ब्लड प्रेशर की बीमारी इस स्लीप एपनिया से शायद हो भी सकती है, लेकिन ख़ास तौर पे जिन लोगों को पहले से ब्लड प्रेशर है, उनका ब्लड प्रेशर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कंट्रोल करने में, दवाइयों को बढ़ाना पड़ता है। इसके अलावा हार्ट की रिदम जो होती है, उसकी बेकायदगी जिसमें सबसे कॉमन एट्रियल फिब्रिलेशन है, लेकिन और भी बहुत सारी हैं। तो जिससे धड़कन वगैरह और फ़ास्ट हार्ट रेट या स्लो हार्ट रेट ये सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और स्ट्रोक के या फ़ालिज के तनासुब स्लीप एपनिया वाले पेशेंट्स में आम लोगों से बढ़ सकता है। क्रोनिक किडनी डिज़ीज़ेज़ भी स्लीप एपनिया वाले पेशेंट्स में ज़्यादा देखी गई हैं। शुगर, डायबिटीज़ के अमराज़ यानी टेंडेंसी भी जो है, वो स्लीप एपनिया के पेशेंट्स में ज़्यादा है। तो इन कॉम्प्लिकेशंस को ज़रा आप गौर करें कि ये कितने सीरियस हैं और एक मामूली-सी बज़ाहिर मामूली-सी जिसको कहना चाहिए, लोग उसको रही है, ओवरवेट होना, से क्या-क्या मसाइल हो सकते हैं। यही नहीं बल्कि और आगे बढ़िए तो चंद कैंसर्स हैं पैनक्रियाज़ के, किडनी के और स्किन के, जिनका के पेशेंट्स में ज़्यादा पाया गया है। इसके अलावा हमने बताया कि जैसे थिंकिंग और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, मूड के प्रॉब्लम्स, मेमोरी के प्रॉब्लम्स, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, आपकी सोचने की सलाहियत कम हो सकती है, आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन नहीं हो रहा। डिमेंशिया भी देखा गया है, इन लोगों में ज़रा निस्बतन ज़्यादा होता है। बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। अ, इसके अलावा आई के डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, प्रेगनेंसी में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, तनासुब बढ़ सकता है। तो ये सिर्फ़ जैसे मैंने कहा सिर्फ़ सोने का प्रॉब्लम और थोड़ा बहुत फटीग का मसला नहीं होता, बल्कि हार्ट के के और दीगर प्रॉब्लम्स भी बहुत कॉमनली देखे गए हैं। इसका बुनियाद शायद क्रॉनिक महीनों या सालों के ऊपर बॉडी में ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाना होता है। ये मैं बताना रह गया कि इससे प्रॉब्लम क्या होता है जब आप ब्लड के ऑक्सीजन आर्टीरियल ब्लड गैसेस चेक करते हैं
तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो होता है उसमें ऑक्सीजन की कमी होता है। ऐसा पेशेंट जिसको ना कोई अस्थमा हो, ना कोई सीओपीडी हो, वो स्मोकिंग भी नहीं करता हो, लेकिन उसके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है, और फिर बहुत एडवांस केसेस में कार्बन डाइऑक्साइड भी बड़ी भी आती है। तो जब हमारे पास कोई ऐसा केस आता है तो हम हिस्ट्री से उसको जो है वो सस्पेक्ट करते हैं, या पेशेंट सस्पेक्ट करके हमारे पास आता है, हम उसे एग्जामिनेशन करते हैं और उसमें बेसिक मेटाबॉलिक बॉडी मास इंडेक्स सॉरी वो देखते हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो हिस्ट्री इसकी इतनी टिपिकल होती है, इसके लिए हम कुछ स्कोर्स इस्तेमाल करते हैं, मैं इसमें नहीं जा रहा। तो उसमें हिस्ट्री इतनी टिपिकल होती है कि तकरीबन 80-90% हिस्ट्री जो है वो सॉरी डायग्नोसिस जो है वो हिस्ट्री से ही हो जाती है, लेकिन बहरहाल हमें उसके कुछ कंफर्म टेस्ट करने पड़ते हैं, जिसमें स्लीप स्टडी सबसे अहम है। इसके अलावा हमें एक मौका मिलता है कि हम दूसरी मेडिकल कंडीशन जो थायराइड हैं या और एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स हैं उनको भी रूल आउट कर सकते। कभी कभी अनडायग्नोस्ड हाइपरटेंशन ऐसे पेशेंट्स में मिलता है वगैरह। तो स्लीप स्टडी ये वो सबसे अहम टूल है जो ब्लैक एंड वाइट की तरह बता देता है। इसमें हम पेशेंट को अ, सुलाकर यानी हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं रात के लिए, और उसके चंद गैजेट्स लगा देते हैं, जिसमें नाक का फ्लो मेजर होता है, ईसीजी मॉनिटर्स लीड लगी हुई होती हैं, चेस्ट की मूवमेंट जो है ना वो मेजर करने के लिए गैजेट होता है, ईईजी होती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन के लिए पल्स ऑक्सीमीटर होता है। तो ये हम मेजर करते हैं, और अक्सर सेंटर्स जो उसी स्टडी के दौरान सेकेंड हाफ में ये मशीन जिसको सीपैप कहते हैं वो लगाकर ये देख लेते हैं कि किस लेवल पे उनको सही रहेगा। तो हम इसमें एपनिया इवेंट्स देखते हैं, यानी कि कंप्यूटराइज होता है सारा, ज़ाहिर है सुबह हमें कंप्यूटर डेटा कि कितने इवेंट्स हुए जब ब्रीदिंग स्टॉप हुई, लेवल ऑफ मसल्स की एक्टिविटी क्या थी। इसमें और भी चीज़ें होती हैं बहुत सारी, मैं इसकी डिटेल में टेक्निकल नहीं जा रहा, कि एक्टिविटी होती है, बंदा टॉसिंग अराउंड करता रहता है। ब्लड ऑक्सीजन लेवल हम देख लेते हैं, ब्रेन और हार्ट की एक्टिविटी हम देख लेते हैं ईसीजी से। तो इसमें हम कैटेगराइज करते हैं कि अगर 5 या से 14 एपनिया इवेंट्स 1 घंटे में हुए तो माइल्ड स्लीप एपनिया कहेंगे, 15 से 29, और अगर 30 से ज़्यादा इवेंट हुए तो बहुत सीवियर डिजीज़ है। तो एक ये जब डायग्नोस हो जाए, ये बहुत कॉमनली अवेलेबल ये टेस्ट है पॉलीसोमनोग्राफी का। इसके लिए बहुत सारे इदारे जो हैं वो घर पर भी आपके टेस्ट करने लगे हैं। तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा टेस्ट है जिससे स्लीप एपनिया डायग्नोस हो जाता है। अब हम आते हैं जब डायग्नोस हो गया तो हम करें क्या उसका। सबसे अहम चीज़ वो ये है कि जो वजह है उसकी ओवरवेट होना, उसको काउंटर करना है। और ये बज़ाहिर कहने को एक काम है, लेकिन है बहुत मुश्किल। उसकी वजह ये कि इंसान उसको एक्सेप्ट नहीं करता कि वो ये करने के पे तहत बहुत सी डाइटरी हैबिट को चेंज करना, और बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो अपने आप को मजबूर करना कि एक्सरसाइज करें। तो हेल्दी ईटिंग, कैलोरीज़ को बहुत ड्रास्टिकली कम करना पड़ता है। अगर किसी को स्लीप एपनिया या ओवरवेट है यूँ कह लीजिए, चलिए स्लीप एपनिया तो बात की बात है। तो मैं ये स्ट्रांगली एडवाइस करूँगा किसी डायटीशियन का स्पेशलिस्ट अपॉइंटमेंट लें, जैसे डॉक्टर्स को दिखाने जाते हैं, और उन के यानी कंसल्टेशन में रहें और उनकी हिदायत पे अमल करें, क्योंकि आसान काम नहीं है, आसान काम बिल्कुल नहीं। आपको पूरा अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना पड़ता है। आप डायबिटिक नहीं भी होते लेकिन आपको मीठा छोड़ना पड़ता है। आपको हार्ट डिज़ीज़ बज़ाहिर नहीं भी हो तो आपको जो है ना वो चिकनाई छोड़नी पड़ती है। बहुत सा इसमें जतन करने पड़ते हैं, लेकिन अपनी जान के लिए सब जायज़ है और ज़रूरी है। अल्कोहल का मैं बता चुका। वेट रिडक्शन जो है वो ज़ाहिर है, ये देखा गया है कि मैं आप जब जब ट्रीटमेंट की तरफ आऊँगा तो आप उसको देख के अंदाज़ा करेंगे कि वेट रिडक्शन ही कर लो भैया तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि वेट रिडक्शन जो है ये देखा गया है कि अगर आप कर लें सिग्निफिकेंट जितना होना चाहिए, 1-2 किलोग्राम की बात नहीं होती, बल्कि डिपेंड करता है कि आपका है कितना ओवरवेट। तो 10-10, 20-20 किलो, 30-30 किलो कम करना पड़ता है, जितना भी ओवरवेट हो इंसान। तो वेट रिडक्शन से भी स्लीप एपनिया की टेंडेंसी कम हो जाती है, बल्कि शायद किसी फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना रहे। तो ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि एक मुश्किल ट्रीटमेंट से बच के आप एक आसान ट्रीटमेंट की तरफ आ रहे हैं, अगरचे उस आसान ट्रीटमेंट को करना ज़रा मुश्किल है। तो हेल्दी स्लीपिंग हैबिट्स, रात को जल्दी सोना, सुबह को जल्दी उठना, ये एक बहुत अहम चीज़ है। हमारे मज़हब में भी इसका
हमारे दीन में इसका बहुत ताकीद है। अल्लाह करे मुझ समेत जो है हम सबको ये नसीब हो कि हम जल्दी सोएं और जल्दी उठें। स्मोकिंग अगर करते हैं तो उसको छोड़ देना। तो ये तो लाइफस्टाइल चेंजेस की बात होगी, ट्रीटमेंट ये बहुत अहम है, ठीक है ना। तो मैं बल्कि कभी भी किसी पेशेंट को जब तक नहीं करता, जब तक मैं उसे 1 या 2 महीने कम से कम लाइफस्टाइल चेंजेस पे ना करके देख लूँ। ये वो ट्रीटमेंट है जिसको जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, ये ब्रीदिंग डिवाइसेस का है। ये एक्चुअली तीनों एक ही काम कर रहे हैं। इसको कहते हैं हम नॉन इन्वेसिव, या और इसको देख लें तो इसको कहते हैं CPAP, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, CPAP, कंटिन्यूअस पॉजिटिव प्रेशर। ये क्या करता है मैं अगली स्लाइड में दिखाऊंगा। सिर्फ आप इसमें ये देख लीजिए कि इसमें एक मास्क जो ज़ाहिर ऑक्सीजन मास्क से थोड़ा सा बड़ा है, नाक पे नाक और मुंह पे या सिर्फ नाक पर लगा के, और ये एक मशीन से अटैच होता है जो इस तस्वीर में पीछे नजर आ रही है। और वो मशीन ब्रीदिंग साइकिल के दौरान कंटिन्यूअसली एक एक प्रेशर जनरेट करती है जो 6 सेंटीमीटर से 20 तक हो सकता है। और उसके नतीजे में वो एयरवे जो कोलैप्स हुई हुई होती है वो खुली रहती है, और हवा का जो पैसेज है वो सारी रात में मेंटेन रहता है। इसकी एक्सट्रीम राइट पे एक बिल्कुल बहुत सिंप्लीफाइड सा नेजल CPAP आ गया। ये भी, ये तीनों एक ही काम करते हैं, पॉजिटिव एयरवे प्रेशर जनरेट करते हैं। उससे ये फायदा होता है कि जो टंग फॉल बैक करती थी और उसके नतीजे में फिर हवा नहीं जाती थी, ऑक्सीजन नहीं जाती थी, वो एक पैसेज इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन दोनों में मेंटेन रहता है। और पैसेज रहता है तो फिर ऑक्सीजन चली जाती है। जब ऑक्सीजन कम नहीं होती तो वो स्लीप डिस्टर्ब नहीं होती, स्लीप डिस्टर्ब नहीं होती तो पूरी नींद हो जाती है, पूरी नींद हो जाती है तो दिन के प्रॉब्लम्स जो है ना फटीग वाले खत्म हो जाते हैं और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन से आदमी बच जाता है। लेकिन इसको लगाना बहुत से लोगों के लिए इतना आसान नहीं होता। वो इससे यूज टू नहीं होते, तो इसलिए मतलब वो एक घबराते हैं और पसंद नहीं करते बहुत सारे लोग। लेकिन उन लोगों को, जिन लोगों को ये एडवाइस हुआ है या होगा, मैं ये रीअश्योर करता हूँ कि 1 2 4 5 रातें इसको लगाकर एक मरतबा सो लेंगे तो उन्हें इतनी अच्छी नींद आएगी कि वो उनको मज़ा आएगा, और फिर उसके बगैर वो कहेंगे नहीं हम इसके इसके साथ ही सोएंगे। शुरू में जो टॉलरेंस वाली बात होती है, थोड़ा सा सब्र करके लगाने से फ़ायदा हो जाता है। इसके अलावा और कुछ ट्रीटमेंट हैं जो स्मॉल प्रिंट्स हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ साथ में। सर्जरी तक इसमें की जा सकती है। UVVP एक पॉपुलर सर्जरी थी जो मैं अब नहीं देखता बहुत कॉमनली होती हो। टॉन्सिल्स अगर बड़े हों तो निकालने से कुछ फ़ायदा हो सकता है। बहुत एक्सट्रीम केसेस में सांस की नाली में एक परमानेंट ट्रेकियोस्टोमी करनी पड़ सकती है, जो कि हम ज़ाहिर है अवॉइड करते हैं। जॉ इन्हांसमेंट सर्जरी वगैरह, बैरियाट्रिक सर्जरी मेरा ख्याल है अक्सर लोग उससे नाम वाकिफ होंगे। ये जो है ओवरवेट ओबीस पेशेंट्स के अंदर स्टमक को थोड़ा छोटा करने की ऑपरेशन को कहते हैं। और इससे होता ये है कि जब स्टमक की आपकी कैपेसिटी कम होगी तो आप खाना ही कम खाएंगे, तो नतीजतन आपका कैलोरी इंटेक वैसे ही कम हो जाएगा और वेट रिडक्शन में फ़ायदा होगा। तो प्रिवेंशन एंड स्क्रीनिंग, ये मेरा लास्ट स्लाइड है। आप अपने वेट को देखिए कि आपका वेट कितना है। जिस वेट से, जिस क्राइटेरिया से हम जज करते हैं वो कहलाता है बॉडी मास इंडेक्स। ये होता है वेट को हम हाइट स्क्वायर से जब डिवाइड करें तो वो बॉडी मास इंडेक्स निकलता है। अगर आप किलोग्राम्स में अपना वेट ले रहे हैं तो आपको हाइट होगी। अगर आप फुट और यानी इंचेस, सॉरी वेट जो है अगर आप पाउंड्स में ले रहे हैं तो आपको हाइट इंचेस में लेनी हो। तो इंडेक्स होना चाहिए 25 से कम। अगर आपका 25 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है आप ओबेसिटी के अर्ली फेज में दाखिल हो गए। लाइफ थ्रेटनिंग होता है वो तो 35 से ज़्यादा होता है, लेकिन 25 टू 30 के दरमियान भी खतरे से खाली नहीं होता। तो आप अपने BMI कैलकुलेट करें और उसको 20 नीचे रखने के लिए सारी मेहनत करें। ईटिंग सेंसिबली, एक्सरसाइज, ये वही तकरीबन चीज़ें जो मैं आपको बता चुका हूँ। ये इसकी प्रिवेंशन है। अपने वेट को मुनासिब रखना, अल्कोहल को, स्मोकिंग को छोड़ देना, एक्सरसाइज करना, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, किडनी डिजीज़ अगर किसी को है तो वो स्लीप एपनिया के लिए स्क्रीनिंग अपनी करा ले।
यहाँ पे मैं इस बात को ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाह, और कोई सवालात होंगे तो उसके लेने के लिए हाज़िर। जज़ाकल्लाह खैर प्रोफेसर सुहेल, बहुत ही यानी मालूमात से भरपूर प्रेजेंटेशन थी, और मेरा ख्याल है कि इसके बारे में सवालात यकीनन लोगों के ज़हन में आएंगे। मतलब मैं एक बहुत अपना एक छोटा सा मुख्तसर सा एक्सपीरियंस बता दूं इसके बारे में। जब मैं बहरीन में था तो एक शख्स को मैंने देखा था कि वो बाहर बैठा हुआ ऊँग रहा है, तो उसको मैंने जस्ट ऊँगता हुआ देख के बाद में वो मेरे क्लिनिक पे आया था किसी और वजह से, मेरा ही पेशेंट था वो, लेकिन मैंने उसको बाहर बैठे हुए जब देखा था तो उस तक मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे पास ही आने वाला है ये। तो उसको मैंने रेफर कर दिया था उसी दिन चेस्ट फिजिशियन के पास, और बाद में जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो वो इंतहाई खुश, बहुत मुतमईन, कहते डॉक्टर साहब आपने मेरे लिए वो काम किया जो कि मैं अब तक खुद समझ नहीं आता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो मतलब ये कि अगर हम अपनी आंखें खुली रखें तो ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे अपने आसपास, जो कि दिल में ऊँग रहे होते हैं। मुझे अभी भी याद है कि हमारी मीटिंग में हमारे जूनियर डॉक्टर थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, बाद में इंतकाल हो गया उनका। वो ऊँगते रहते थे। उस वक़्त हमें इनके बारे में इल्म नहीं था कि ये बीमारी इस तरह की होती है, वरना अगर ये मालूमात हमारी उस हद तक पहुँच चुकी होती तो शायद हम उसको उसी वक़्त गाइड करते कि तुम इसका इलाज कराओ। तो मतलब कहने का ये है कि अपने इर्द-गिर्द नज़र रखें। बहुत सारे लोग आपको नज़र आएँगे जो कि इस बीमारी में मुब्तला होंगे, जिनको पता नहीं होगा, और वो बेचारे परेशान हो रहे होंगे। तो अगर कोई एक सवाल चीज़ हो कोई। ज़िया, जी, मैं जी। एक चीज़ इसमें बताना भूल गया, बहुत अहम है। ये जो मैंने थोड़ा-सा नींद के मसले को लेस सीरियस करके जो बताया है, वो इतना लेस सीरियस है भी नहीं। मसलन आप ड्राइव कर रहे हैं, आपको ड्राइव करते-करते ऊँघ आ गई और आपने ज़ाहिर है अपना भी कबाड़ा कर दिया, किसी दूसरे का भी। कोई मशीनरी ऑपरेट कर रहे हैं आप, तो आप उसमें अपने नुकसान कर सकते हैं। ये बहुत सीरियस हो सकता है। लोग गिर जाते हैं बैठे-बैठे, अपना सर पे चोट आ सकती है वगैरह। तो ये बल्कि ड्राइविंग मेरा ख़्याल है बहुत से ममालिक में मेरा ख़्याल है ये ममनू है अगर सिग्निफिकेंट स्लीप एपनिया डायग्नोस हो जाए। आपके यहाँ यूके में क्या है, आप बता सकते हैं? नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल है, ममनू है। और जैसे मैंने ज़िक्र किया था कि मेरी वाइफ़ को ये प्रॉब्लम है, तो उनका बाकायदा वो जो मशीन है, जो तुमने अपनी सीपैप शो की है, उसकी रिकॉर्डिंग जाती है हॉस्पिटल में, और उसको वो चेक करते हैं बाकायदा, क्योंकि अगर वो प्रॉपर्ली यूज़ ना कर रही हों या इर्रेगुलरली यूज़ कर रही हों, तो उनका लाइसेंस जो है वो कैंसल हो सकता है। तो बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, क्योंकि बहुत ही सीरियस बात है, बल्कि इसी तरह शुरू हुआ था ये। यानी उनको जो पता लगा कि भई रास्ते में गाड़ी चलाते हुए सो जाती हैं, ट्रैफिक लाइट में नींद आ गई, तो हम समझते थे कि शायद डिस्टर्बेंस है, बहुत ज़्यादा काम है, इस वजह से हो रहा है, लेकिन फिर बहरहाल तो मुख्तसर ये है कि ये चीज़ बहुत कॉमन है, यानी बहुत ही कॉमन है। कोई ये सवाल चीज हो डॉक्टरों तो में भी कुछ कम कॉमन नहीं है। मैं ज़ाती तौर पे कुछ डॉक्टरों को जानता हूँ जो अपना बिलीफ भी जवाब नहीं देते थे, सोते हाँ, रहते थे, हाँ, उनके रहते थे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उसकी वजह जो है वो कुछ और भी वजूहत हो सकती है, कुछ ऊँचा सुनना भी होता है वैसे इसके अंदर। या काम करने को दिल ना चाहना। तो कोई सवाल हो इसके बारे में? सवालात तो ये किसी ने क्वेश्चन लिया ने कौन? आरफा, डॉक्टर आरफा कुछ कमेंट करना चाहती है, क्वेश्चन करना चाहती है। जी, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत इन्फॉर्मेटिव था भाई। मुझे ये पूछना था कि क्या इसकी वजह से क्या पॉलीसाइथीमिया होता है, क्या बढ़ जाता है? मैंने सुना है। और ये कि उसका फिर क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है, और क्या वो खत्म हो जाता है अगर सीपैप मशीन लगाई जाए तो? पॉलीसाइथीमिया कहते हैं ब्लड में हीमोग्लोबिन की या एक्चुअली रेड सेल्स की मकदार को के बड़े होने को। और ये उन बहुत सी कंडीशन में पाया जाता है जिसमें ऑक्सीजन की मकदार किसी भी बीमारी की वजह से मुस्तकिल सालों के ऊपर कम हो जाए, तो नतीजतन किडनी से फिर एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होता है और रेड सेल मास या बढ़ जाता है। इसको पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। तो हम लोग जो सबसे कॉमन पॉलीसाइथीमिया देखते हैं क्रोनिक हाइपोक्सिया की वजह से, वो तो सीओपीडी में देखते हैं। तो वो तो एक अलहदा केस है। मैंने स्लीप एपनिया के इतने केसेस नहीं देखे कि मैं उसमें से पॉलीसाइथीमिया को पिक करूं, लेकिन थियोरेटिकली स्पीकिंग हो सकता है। और अगर हो सकता है तो आपका सवाल था कि क्या उससे रिवर्स हो सकता है या नहीं। मेरी इतनी रीडिंग नहीं है कि मैं इसका कुछ आउटराइटली जवाब दूं। लेकिन कम से कम अगर हाइपोक्सिया ठीक होगा तो उससे यानी एक्सपेक्टेड तो यही है कि शायद पॉलीसाइथीमिया भी ठीक हो जाए। जब आपका स्टिमुलस टू पॉलीसाइथीमिया यानी हाइपोक्सिया आप उसको स्विच ऑफ कर देंगे तो शायद ठीक हो जाए। मेरा ख्याल है अगर कोई और इस फोरम पे इस पर राय देना चाहे तो बहुत अच्छी बात होगी।
हाँ, मैं इस सिलसिले में थोड़ा सा ऐड करूंगा कि ये पॉलीसाइथीमिया जो है ये बहुत लेट कॉम्प्लिकेशन है, अनडायग्नोज्ड, अनट्रीटेड और पार्शली ट्रीटेड स्लीप एपनिया की। और उसका, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि उसकी कॉज स्लीप एपनिया नहीं है, बल्कि उसका कॉज हाइपोक्सिया है जो कि जनरेट हो जाता है। और ये हाइपोक्सिया ऐसा हाइपोक्सिया है कि जो लंग कंडीशन की वजह से नहीं होता, लेकिन एक कंडीशन होती है जिसे हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं। जब बहुत अरसे तक ऑक्सीजन की का तनासुब कम हो जाता है, जैसा डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि ये शुरू तो मतलब कि एक बहुत छोटी सी वजह से होता है कि पीरियोडिक कोलैप्स ड्यूरिंग स्लीप अपर एयरवेज होती हैं, लेकिन इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट इतना होता है कि नींद इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि इसमें ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्टिव हो जाती हैं। Obesity is a very good association for sleep apnea, but it is not the reason why people have sleep apnea. लेकिन जिन लोगों को स्लीप एपनिया होता है, उनकी डेली परफॉर्मेंस, उनकी एक्टिविटी लेवल्स इस कदर अफेक्ट होती है कि उसकी वजह से भी फिर वो वेट गेन करते हैं। एक तो लैक ऑफ एक्टिविटी से ऊपर से फ्लूइड रिटेंशन उनमें होने लगता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से राइट हार्ट पे फर्क पड़ता है। तो राइट हार्ट फेलियर जो है, जिन लोगों में सिर्फ राइट हार्ट का डिजीज हो, उसमें सबसे पहले इंसान को सोचना चाहिए कि इनको कहीं अनडायग्नोज स्लीप एपनिया तो नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें अगर क्या कहते हैं ऑक्सीजनेशन जब डायग्नोज हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स, ये सारी चीजें पोटेंशियली रिवर्सिबल हैं, क्योंकि इन लोगों का लंग नॉर्मल होता है, इनके लंग पैरेन्काइमा में डिजीज नहीं होती। लेकिन अगर यही कंडीशन किसी ऐसे आदमी को हो जिसको या तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है या सीओपीडी है, तो उनमें जो है रिवर्सिबल कंपोनेंट कदरे कम हो जाता है। लेकिन स्लीप एपनिया का कंट्रीब्यूशन आप कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, और टू सर्टेन एक्सटेंट क्या कहते हैं कुछ रिवर्सिबिलिटी इन पैथोजेनेसिस की वजह से तो ऑर्गन डैमेज होता है, वो कुछ हद तक वो सही कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ प्योर स्लीप एपनिया की वजह से हो तो ये सारी कंडीशन इंक्लूडिंग राइट हार्ट फेलियर जो है, ये सब रिवर्सिबल है। थैंक यू राशिद, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। जज़ाकल्लाह खैर। वाकई अली रहमान साहब क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम तो जी जी बताइए। ये बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था। मेरा सवाल ये है कि इसमें हम इसको उर्फ आम में जो खराटे लेते हैं, क्या उससे हम रिलेट कर सकते हैं? जैसे कि मैंने कहा खराटे, अच्छा खराटे भी क्यों आते हैं? खराटे भी सॉफ्ट टिश्यू के बढ़ने की वजह से आते हैं। खराटों का ताल्लुक डायरेक्ट ओबेसिटी से नहीं होता, बहुत से दुबले लोगों को भी खराटे आते हैं। स्लीप एपनिया वाले इसको यूं समझ लीजिए कि स्लीप एपनिया वाले ज़्यादातर पेशेंट्स लाउड स्नोरर्स होते हैं खराटे लेने वाले, लेकिन कन्वर्सली हर खराटे लेने वाले को स्लीप एपनिया नहीं होता। यूं समझ लीजिए खराटे लेने की और भी बहुत सी वजूहत होती हैं। तो अगर अलबत्ता खराटे लेने वालों के, जैसे मैंने कहा ना, कोई स्लीप ऑब्जर्व करे तो वो एपनिया के स्पेल जो होते हैं ना वो बहुत टिपिकल होते हैं। और अगर किसी को इस तरह के खराटे आते थे, चंद सेकंड के लिए रुक रहे हैं फिर दोबारा स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग सस्पिशन जाता है स्लीप एपनिया की तरफ। मतलब इसमें मेरे ख्याल से जो पहले भी प्रोफेसर सुहेल ने बताया था प्रेजेंटेशन में कि अगर आप उस आदमी को या घर में किसी खातून को ऑब्जर्व करें सिर्फ कि वो खराटे लेते लेते अचानक सांस रुक जाता है, तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होगा। और वो सिर्फ वही बात है कि आप ऑब्जर्व वही करते हैं, यानी आंखें वही देखती हैं जो दिमाग जानता है। अगर आप अब ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे किसी को, तो आप ज्यादा उसको क्लोजली देख सकेंगे कि इसके साथ हो क्या रहा है। बिल्कुल, थैंक यू। इसके अलावा कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट? ये टॉपिक ऐसा था कि मेरा तो ख्याल था कि इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन अभी तक लोगों की तरफ से बड़ी खामोशी, या तो तुमने इतना अच्छा बता दिया कि उनको बिल्कुल क्वेश्चन करने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है, या वो इतने मोटापे की वजह से इतने महव हो गए हैं कि आप अपने बारे में सोच रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। हमको ये हो सकता है डे टाइम स्लीपनेस चल रही हो सबको। भाई आप अपना टेलीफोन नंबर बता दिए, काफी कॉलें आएंगी। अच्छा, मैं एक चीज और थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ, क्या कहते हैं, ये जो डायग्नोसिस होती है स्लीप एपनिया की, मैं जब से, मतलब कि अब तो खैर
रिटायरमेंट राउंड द कॉर्नर है, लेकिन जब से मैं जूनियर डॉक्टर था या जब से मैंने चेस्ट की ट्रेनिंग शुरू की थी, मुझे इस कंडीशन में इस वजह से थोड़ा सा इंटरेस्ट था कि मतलब कि उस जमाने में इसकी बात तो होती थी, लेकिन बहुत सारे 90% ऑफ NHS हॉस्पिटल्स भी जो है ना, इसको सिर्फ खराटे की और स्लीप हाइजीन का प्रॉब्लम समझते थे, और वो कहते थे ये अब जैसे स्मोकिंग है, लोगों का अपना प्रॉब्लम है, वो खुद सॉल्व करें, तो इसको फंड नहीं होता था इसका ट्रीटमेंट। तो एक मतलब मैं उस वक्त रजिस्ट्रार था, वॉल्सॉल में काम करता था, तो एक खातून आई, मेरे ख्याल में mid-40s में, और वो निमोनिया के साथ आई और वो मतलब उनका ट्रीटमेंट हो रहा था, उनके क्या कहते हैं इन्फ्लेमेशन जो है वो सही हो रहा था, उनका CRP कम हो रहा था, उनका चेस्ट एक्सरे ऑक्सीजनेशन इंप्रूव हो रहा था, लेकिन नर्सें कहती थी डॉक्टर साहब ये हर वक्त ये औरत जो है ना सोती रहती है, इसको चाहे कुर्सी पे भी बिठा दो, हम बिठाते इसलिए नहीं कि हमें लगता है गिर जाएगी, तो वो हर वक्त सोती रहती थी। तो मतलब कि ये जो चीज़ें उस जमाने में जाहिर है थोड़ा सा इंक्विजिटिव भी होते थे, मेंबरशिप की तैयारी भी कर रहे थे, तो एक दिमाग में ख्याल आ गया कि इसको कहीं स्लीप एपनिया ना हो। तो चूंकि वो एक एक्यूट इलनेस के फेज से गुजर रही थी, तो उस वक्त उसका जो स्लीप स्टडी जो है ना वो पॉसिबल थी, क्योंकि अगर आप क्या कहते हैं स्लीप स्टडी करें और उसमें बंदा सो ही नहीं, तो सबसे पहली पॉलिसी स्लीप एपनिया नेगेटिव स्लीप स्टडी की ये होती है कि एक्साइटमेंट में जब स्लीप स्टडी हो रही होती है तो वो पेशेंट जो है वो सो नहीं रहा होता, वो गैजेट्स को देख रहा होता है, और खास तौर पे अस्पताल में एडमिट करके। अब यहाँ पर ये चीज बिल्कुल अबेंडन हो गई है कि हॉस्पिटल में दाखिल करके कोई स्लीप स्टडी नहीं होती है, सारी स्लीप स्टडी जो है वो डोमिसिलरी होती है, उसको क्या कहते हैं बुला के लैब में समझा दिया जाता है कि ये बेल्ट पेट पर लगा लेना, ये बेल्ट सीने पर लगा लेना, ये क्या कहते हैं स्नोरिंग रिकॉर्ड की जाती है, एक माइक्रोफोन लगा देते हैं, नेजल कैन्यूला लगा देते हैं नेजल फ्लो रेट देखने के लिए, और ऑक्सीमीटर दर लगा देते हैं हार्ट रेट, और वो तो वो अपने घर में अपने बेडरूम में जो जाएगा वो उसके ज्यादा चांसेस है सोने के। और जब हम उसको एनालाइज करते हैं तो सबसे पहले सवाल हमारा ये होता है आप ये बताएं आप सोए थे या नहीं। अगर आपकी नींद नॉर्मल नींद थी तो दैट स्लीप स्टडी वुड क्वालिफाई एज अ डायग्नोस्टिक स्लीप स्टडी। अगर वो कहने की मैं तो सारी रात जगता रहा, कभी हाथ से निकल जाता था, कभी नाक से निकल जाता था प्रोब, कभी बेल्ट ढीली हो जाती थी, तो मैं उसको, तो उसका मतलब है कि वो सोया नहीं है, तो वो स्लीप स्टडी नहीं कहलाएगी, वो एक स्टडी तो हो गई है लेकिन स्लीप। लेकिन अगर इसमें इतनी सेंसिटिविटी इसकी ऐसी होती है कि 1-2 घंटे का भी अगर आपको डेटा मिल जाए ना तो आप उसमें क्या कहते हैं एक कॉन्फिडेंट डायग्नोसिस बना सकते हैं। फुल प्रूफ तो नहीं होती, लेकिन 2 घंटे 6 घंटे की स्टडी इज गोल्ड स्टैंडर्ड, लेकिन अगर 2 घंटे का भी आपको एक पीरियड मिल जाए अनइंटरप्टेड तो यू कैन मेक। तो मैं आ रहा हूँ, जो मैंने जिस खातून का मैं जिक्र कर रहा था, उनको हमने जो अस्पताल में थी निमोनिया के साथ, उनको हमने एम्फेरिकली जो है ना CPAP दे के घर भेज दिया, और 6 हफ्ते पे जो निमोनिया का फॉलोअप होता है हमने कहा उसमें हम देखते हैं क्या 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 होता है। तो वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गए। निमोनिया तो खैर उनका ठीक होना ही था, लेकिन वो आई तो मतलब कि उनके जो हस्बैंड थे वो बड़े बेचारे परेशान रहते थे कि ये घर में हर वक्त सोती रहती है, ना कोई काम करती रहती है, काम भी इसका छूट गया है, सफाई सुथराई भी नहीं, माई हाउस इज लाइक अ टिप, ये उनका टिपिकल वो था। खैर बहरहाल तो वो तो जब फॉलोअप के लिए आई, उसका एक्सरे देखा, तो मैंने उनको क्या कहते हैं, चूंकि मैं उसको बहुत कीनली वो कर रहा था, तो हमारे कंसल्टेंट ने उस वक्त देखा, मैं रजिस्ट्रार था, तो उन्होंने उस मरीज को देखने के बाद मेरे पास भिजवा दिया। नर्स ने कहा कि इनको डॉक्टर साहब को इनको बता दो, और वो उन्होंने इनके साथ काफी मेहनत की थी। तो अपने साथ एक नोट लेके आई थी अपने हस्बैंड का, उनके हस्बैंड उस दिन काम कर रहे थे, वो नहीं आए थे। वो नोट मैंने आज तक अपने पास रखा हुआ है, उसमें लिखा था डॉक्टर थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी माई वाइफ बैक, she is now the girl who I married 30 years ago. अब वो 30 साल में उनके साथ क्या हुआ, मतलब कि इसकी इतनी लंबी क्या कहते हैं वो टेल हो सकती है इस कंडीशन की। ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, लेकिन ये लाइफ रैकिंग कंडीशन है। इसका मतलब है हम अपने अपनी वाइफ पे ये थोड़ा बहुत CPAP ट्राई कर सकते हैं, चाहे उसको ना भी हो। मैंने कहा अपने वाइफ पे हम CPAP ट्राई कर सकते हैं। अपने घर में अगर खराटे आ रहे हैं तो आदमी क्या कहते हैं CPAP के बजाय तकिया का इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करेगा। नहीं, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं इसको जो है वो मतलब मेरे ब्रदर इन लॉ जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया था, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, कराची में होते थे वो, और मैं उनको मतलब उस जमाने में हम लोग जूनियर डॉक्टर थे, बाद में सर्जरी में आ गए थे, लेकिन स्लीप एपनिया का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ना होने के बराबर था हमारे जहन में।
तो वो अक्सर जब मिलने आते थे हमारे घर में गाड़ी चलाते हुए, मेरी सिस्टर भी बताती थी कि उनको कभी कभी नींद आ जाती है गाड़ी चलाते हुए, जो सुहेल तुमने अभी जिक्र किया। फिर वो जब आते थे तो ऊँगने लगते थे घर आकर हमारे, ऑब्वियसली ऑफिस से आते थे, फैक्ट्री से काम करके, एक नेचुरल सी आदमी को ख्याल होता है कि अभी थक गए होंगे। तो वो चीज आहिस्ता आहिस्ता इतनी बड़ी कि उनको फिर पॉलीसाइथीमिया हो गया, जो जिक्र हुआ कुछ देर पहले। स्टिल हमें नहीं पता था, लेकिन जब हमें पता लगा या जिस हद तक हमें मालूमात बढ़ी हमारी इस चीज के बारे में, तो वो सब बहुत लेट हो चुकी थी चीजें। तो मतलब कहने का ये है कि ये डिजीज ऐसी है कि इसको आदमी जो है वो इग्नोर ना करे। एक कभी किसी ने क्वेश्चन किया है ऑडियंस में से कि वेट को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसका मैं मुख्तसर सा आपका जवाब दे दूं। एक तो आप अपने यानी हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आ जाएं। अगर आप लोग जो है चीनी का इस्तेमाल करते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो इवन अंगूर और केलों की शक्ल में आप चीनी खाते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। आप प्रेफरेबली मौसमी या सेब उस तक इस्तेमाल करना शुरू करें। इसके अलावा मल्टीग्रेन आटा, जो मैं बहुत प्रमोट कर रहा हूँ आजकल, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसमें आम आटे के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतर अज्जा होते हैं और वो आपकी सेहत के लिए बहुत मुफीद होगा। पोर्शंस अपने खाने के बहुत छोटे कर दें। वो कहते हैं ना कि किसी से पूछा था कि तुम कितना खाना खाना चाहिए, उसने कहा तकरीबन 1.5 पाव। उसने कहा 1.5 पाव तो बहुत कम होगा। कहता है उसके बाद जो तुम खाओगे ना, वो तुम अपने जिस्म पे बोझ डालोगे खुराक का, वो खुराक तुम्हारे लिए काफी यानी वो ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब ये है कि पोषण कंट्रोल कर लें, हेल्दी ईटिंग हो आपकी, एक्सरसाइज करें, लेकिन पोषण कंट्रोल और एक अवेयरनेस हो। मतलब आप ये देख लें कि कहीं जाए तो मिठाई ना खाएं, बर्फी रखी हो, गुलाब जामुन रखी हो, आपको अपने ऊपर जबर करना पड़ेगा, लेकिन उसको आप अवॉइड करें। इसके अलावा कोई और कोई कमेंट हो इसमें? और हाँ, मतलब एक्सरसाइज का जैसे मैंने जिक्र किया, आप बेइंतहा एक्सरसाइज कर सकते हैं। एटलीस्ट 45 मिनट्स तो मिनिमम है, लेकिन आप उसको डबल भी कर सकते हैं, सुबह शाम कर सकते हैं। ये जो ओबेसिटी का कम करने कंट्रोल करने का मरहला है, मेरी पिछले जितने भी साल की प्रैक्टिस है, मैंने देखा है ये सबसे मुश्किल काम है दुनिया का, सबसे मुश्किल काम, लेकिन डूएबल है। जिन लोगों ने करना चाहा उन्होंने 30-30 किलोग्राम वजन कम किया, अमेजिंग रिजल्ट्स आए। लेकिन ये है बहुत मुश्किल, क्योंकि इंसान को, जैसे गजिया ने कहा, इंसान को इतना ज्यादा अपने ऊपर जबर करना पड़ता है, वो काम करना पड़ता है जो पिछले 10-20 साल से यानी एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहा था, लेकिन डूएबल है। एक तो ये होता है कि वेट जो बेसिकली है वो कैलोरीज इनटेक और कैलोरी के बर्न आउट होने के बैलेंस का नाम है। तो आप क्या, ओवर वेट होने का मतलब ये है कि आपको इनटेक कम करनी पड़ेगी और बर्न करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जिया ने इसको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। जी, किसी का सवाल था प्लीज? जी जी, उमैर साहब का, कोई डॉक्टर उमैर हैं जो क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छी टॉक थी, बहुत इंफॉर्मेशन मिली इसमें। बस मुझे इसमें रनिंग थीम जो अभी Q&A में जो रिकग्नाइज किया कि वेट लॉस पे काफ़ी तबसरा हो रहा है, तो ये ऑर्गेनाइजर्स की तरफ है कमेंट के शायद किसी अगर डाइटिशियन या कोई, क्योंकि ओबेसिटी काफ़ी एंडेमिक है हमारे कम्युनिटीज़ में, तो इसके बारे में अगर कोई अगर डाइटिशियन या कोई एक्सपर्ट इस एरिया में एडवाइस कर सके लोगों को, तो वो टॉक भी बड़ा हेल्पफुल रहेगा। नहीं, जज़ाकल्लाह खैर, मेरे ज़हन में है ये बिल्कुल। और मैंने बल्कि एक मेरी जो ये कहना चाहिए बहू है, वो जीपी ट्रेनी है, और वो शी इज़ वेरी मच इन दिस एरिया। ऑल्दो उनका थोड़ा सा इशू सब ये है कि शी इज़ वेरी गुड इन इंग्लिश एंड वेरी बैड इन उर्दू। तो मैंने उनसे कहा था कि तुम जब प्रेजेंटेशन करोगे तो मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा, और तुम्हें मतलब जो भी तुम बयान करोगी उसको मैं एक्सप्लेन कर दिया करूंगा लोगों के सामने, क्योंकि ऑब्वियसली शी इज बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर, लेकिन शी इज फ्रॉम ओरिजिनली फ्रॉम पाकिस्तान। तो मैं इरादा है कि मैं उनसे कहूंगा कि वो जल्दी हमें एक टॉक दें इस मौजू पे, क्योंकि शी इज एक्सीलेंट इन दिस एरिया, बीइंग डॉक्टर एज वेल एज लुकिंग आफ्टर एवरीथिंग वेरी वेल, इंशाल्लाह। इसके अलावा कोई और क्वेश्चंस हो किसी के ज़हन में? क्योंकि हम इंशाल्लाह, मेरी कोशिश है कि मैंने एक हमारे कोलीग हैं पाकिस्तान में, डॉक्टर एहतशाम, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, और एक यहाँ पे हमारे कोलीग हैं डॉक्टर आसिफ आलम, जो कि स्ट्रोक मेडिसिन के कंसल्टेंट हैं। तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अगले कुछ टॉपिक्स वो हमें कुछ टाइम दें। तो मैं इंतज़ार करूँगा उनकी तरफ से एक जवाब आने का, क्योंकि उन्होंने ये तो कह दिया कि वो करेंगे टॉपिक्स। तो इंशाल्लाह मैं यानी आप लोगों को व्हाट्सएप के जरिए बता दूंगा फ्यूचर में कि इसको जो है वो इंशाल्लाह हम कौन से टॉपिक वो करेंगे।
जी और एक ये एक क्वेश्चन है कि हाँ, एक क्वेश्चन किसी ने पूछा है जो कि मेरे ख्याल से मैं उसका जवाब दे देता हूँ खुद ही कि हम लोग खाते नहीं है लेकिन हमारा वजन बढ़ जाता है या वजन जो है वो कम नहीं हो रहा। तो उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये कि जो आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फैट एक्यूमुलेट किया है और आपका जो इम्बैलेंस है कैलोरी इनटेक का और उसको यूज करने का, वो अभी तक सेटल नहीं हुआ है, तो ये रीजन हो जाता है। दूसरा ये होता है कि आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है इसके अंदर, क्योंकि आपने आहिस्ता आहिस्ता ये चीज कम होती है। क्योंकि चीजें जमा होने में तो बहुत तेजी से जमा हो जाती हैं, लेकिन जब आप इसको कम करना शुरू करते हैं तो उसको टाइम लगता है। और दूसरी चीज जो कि प्रोफेसर सुहेल ने कहा था कि कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे हाइपोथायराइडिज्म है, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, उसकी वजह से भी वेट गेन होता है। तो यानी उसको हम कम्प्लीटली नजरअंदाज नहीं कर सकते। और अगर किसी को ऐसी सूरत हाल है तो उसको वो जरूर यानी इस बारे में हमें यानी डॉक्टर से मशवरा करें इस बारे में। लेकिन ये कि ये प्रोसेस वेट गेन करना बहुत क्विक होता है, वेट लूज करने का प्रोसेस बहुत स्लो और बड़ा लॉन्ग होता है। ये डॉक्टर अलिया कोई क्वेश्चन करना चाह रही हैं। डॉक्टर अलिया। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं करना है, एक तो बस सुहेल भाई का शुक्रिया करना, बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन था, बहुत इंफॉर्मेटिव था। और थोड़ा सा बस वेट गेन के बारे में मुझे एक बात ये कहनी है कि लोग ये भी भूल जाते हैं कि स्ट्रेस जो होती है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस भी कॉज करती है, क्योंकि कोर्टिसोल लेवल्स इंसान के इंक्रीज होते हैं। और जैसे स्लीप के हेल्थी स्लीप पैटर्न्स की भी बात हो रही थी कि अगर लोग आई मीन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्लीप एपनिया, लेकिन नॉर्मल जो आदमी होता है जिसको ये बीमारी नहीं हो, अगर उसके स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब्ड हो, देर देर में सो रहे हैं, देर देर में उठ रहे हैं, ये सब होता है, तो उसमें भी कोर्टिसोल लेवल्स इफेक्ट होते हैं। तो यहाँ तो एक वो रिसर्च प्रोग्राम हुआ था, आई थिंक इयर्स अगो नाउ, और उन्होंने कोई डाइटिंग वाइटिंग नहीं कराई थी लोगों से, लेकिन उनके पास स्लीप जो है उसको सही करा दिया था, उससे भी उनका वेट लॉस हुआ था। तो one is cortisol levels and the other thing as well is a lot of लोग जो होते हैं इस एज ग्रुप में, लेडीज आ रही होती हैं जो पेरीमेनोपॉजल मेनोपॉजल होती हैं, और हमारे कल्चर में इस चीज के बारे में बहुत कम डिस्कशन होती है, और बस औरतों को बहुत होता है कि पता नहीं क्यों इतना वजन बढ़ रहा है, ये है वो है, खाती तो कुछ नहीं हूँ, ये वो। तो ये चीजें भी होती हैं, लेकिन दिस इज समथिंग जो 30s 40s में अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप शुरू से ही अपने हेल्थी डाइट वगैरह, अपने हेल्थी लाइफस्टाइल करें, and then you can have control over it. Otherwise sometimes वही होता है कि जैसे कहते हैं कि it's too late, कि बहुत मुश्किल भी हो जाता है, बहुत ही ज्यादा मेटाबॉलिक रेट भी आपका स्लो हो जाता है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, इट्स नॉट जस्ट कि कम खाएं और एक्सरसाइज करें, इट्स मल्टीफैक्टोरियल। बस मैं ये कहना चाह रही थी। जज़ाकल्लाह खैर। एक क्वेश्चन है सुहेल आपके लिए कि मेरे ख्याल से आपने एक्सप्लेन किया था, लेकिन शायद ज्यादा उसको जरा एलोबरेट कर दें कि मैं पढ़ देता हूँ जिस तरह उन्होंने पूरा लिखा है। क्वेश्चन लिखा है कि आर देयर लेवल्स ऑफ इट्स सिवियरिटी और इज दिस कंडीशन ऑल द सेम फॉर एवरीवन? माय हस्बैंड हैज अ फ्यू सिम्पटम्स मेंशन्ड इन द टॉक today, but I see an improvement in his sleep as he's gradually losing weight. I want to know if CPAP machine is important as treatment for everyone or other treatments can help as well. जी, अच्छा सवाल है कि इन्होंने सस्पेक्ट किया या ओवरवेट थे, उन्होंने अप्रिशिएट किया और वेट लूज करना शुरू किया। जैसे मैंने बताया कि सिम्टम्स जो हैं वो इतने स्पेसिफिक नहीं है स्लीप एपनिया के, जैसे खर्राटे लेना है या नींद की कमी एक बहुत आम सी बात है। तो अगर ये बयान करने का मकसद ये था कि अगर किसी को ये सिम्टम्स हैं और वो ओवरवेट भी है, या वेट को फर्ज कीजिए, जैसे मैंने कहा वेट हर एक में बढ़ा हुआ नहीं होता, फर्ज कीजिए वो सिम्टम्स हैं और उनके बेस सस्पिशन है, तो अच्छा तो ये रहता है कि एक पॉलीसोमनोग्राफी करवा ली जाए, स्लीप स्टडी जिसको कहते हैं, क्योंकि वो फिर एक बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट की तरह सामने आ जाएगी। अगर नहीं भी करवा रहे तो वेट तो रिड्यूस वैसे भी करना है ना। फर्ज कीजिए स्लीप एपनिया नहीं भी है तो ओवरवेट होना तो वैसे ही एक बीमारी है जो कि 10 बीमारियों को दावत देती है। अगर आप कम कर रहे हैं आपके हस्बैंड तो अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि इसको पॉलीसोमनोग्राफी ही इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिंग स्लीप एपनिया। आपने बताया, आपने पूछा सीवियर है या हर एक को सीपैप की जरूरत है, तो मैंने मेंशन कर दिया था कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कैटेगरीज होती हैं।
हर शख्स की जिस तरह और बीमारियों के लिए ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हर बीमारी की सीवियरिटी होती है, तो जितनी सीवियर बीमारी होगी उतनी कॉम्प्लिकेशंस जल्दी सेट इन करेंगी और प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। लेकिन माइल्ड जो है वो उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो सीपैप मशीन हर एक के लिए नहीं है। जवाब ये है कोशिश करनी चाहिए कि वेट रिडक्शन से इसको अचीव कर लिया जाए। लेकिन इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन ये है कि अगर आपके हस्बैंड जो हैं वो किसी ऐसी ऑक्यूपेशन में हैं जो ऑक्यूपेशन भी नहीं छोड़ सकते, मिसाल के तौर पर ड्राइविंग ज़रूरी है, ड्राइविंग भी नहीं छोड़ सकते, तो उनको फिर सीपैप कुछ अरसे के लिए यानी डायग्नोस करें सबसे पहले तो, और अगर डॉक्टर एडवाइस करे तो सीपैप लें, साथ साथ वेट रिडक्शन जारी रखें। सीपैप मशीन को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने का मकसद ये नहीं होता कि बाकी चीज़ों पे जो है ना वो आपने बंद करके रख दी। मसलन आपने डाइट सोचा चलो अब तो सीपैप से मसला हल हो गया, तो अब डाइट की भी रिडक्शन यानी कैलोरी रिडक्शन की भी जरूरत नहीं है, एक्सरसाइज की जरूरत, नो, यू हैव टू अचीव अ गुड आइडियल बॉडी वेट। तो फिर हो सकता है कि आपको इंटरिम पीरियड, और मैंने ये देखा हुआ है बहुत से पेशेंट्स में कि सीपैप मशीन 4-6 महीने इस्तेमाल की उन्होंने, साथ में वो वेट रिडक्शन की तरफ मेहनत करते रहे, वेट रिडक्शन अचीव हुआ तो या तो पॉलीसोमनोग्राफी दोबारा करा के देख ली, और उसमें या फिर पेशेंट के सिम्टम्स विदाउट सीपैप मशीन भी बहुत अच्छे रहे तो गिव अप करना पड़ा। तो ये सिंपल सा जवाब है मेरा। होपफुली कि आपका इसमें मसला सॉर्ट आउट हो गया। यहाँ मैं एक चीज ऐड करता चला जाऊँ जो कि मेरे ख्याल से तुमने मुख्तसरन उसका जिक्र किया था। हमारे यूरोलॉजी में बहुत सारे मरीज आते हैं जिनको मर्दाना कमजोरी होती है, और यहीं से यानी मैंने जो था वो चेस्ट फिजिशियन के साथ एक स्टडी भी स्टार्ट की थी जब मैं बहरैन में था, और यानी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्लीप एपनिया को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ कभी-कभी हैंड्स इन हैंड्स होती है और ये साथ-साथ चल रही होती हैं। तो क्योंकि ये चीज़ ऐसी होती है जो लोगों को अंदाज़ा नहीं होता। Obesity itself is a cause of erectile dysfunction, लेकिन sleep apnea is another cause of erectile dysfunction, and if it is addressed properly, then the things can improve fairly easily and quickly, इंशाल्लाह। अगर इसके अलावा कोई फर्दर क्वेश्चन नहीं है, उन्होंने आप शुक्रिया अदा किया मोहम्मद डॉक्टर प्रोफेसर सुहेल आपके जवाब का, जिन्होंने क्वेश्चन किया था अदीला अली ने। तो नहीं डॉक्टर साहब एक आखिरी क्वेश्चन है। जी 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 उसमें सर ये कि मतलब बेसिक क्वेश्चन है कि अगर उसको एक पेशेंट को 3 घंटे बाद ये उसके सोने के बाद स्पैन आता है तो उसके थायराइड में ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट तो कर रहा है, तो व्हाई आफ्टर 3 आवर्स ऑफ स्पैन दिस हैपेंस या 4 आवर्स? और दूसरा पार्ट ये कि क्या ये एक रूल ऑफ थंब होता है कि किसी नॉर्मल पेशेंट्स को 3 घंटे 4 घंटे या 2 घंटे के बाद ये जर्क उनकी नींद में आएगा, या ये उनकी बॉडी के लिहाज से वेरी करता है? 3 या 4 घंटे की जो आप बात कर रहे हैं अली, मैं समझा नहीं कि आपने किस चीज़ से ये पिकअप किया। एक्चुअली जो स्लीप एपनी है वो तो इमीडिएटली आफ्टर स्लीपिंग जो है वो एपनिक स्पेल्स स्टार्ट हो सकते हैं, तो ये 3-4 घंटे के बाद नहीं होते, पहले घंटे में स्टार्ट हो सकते हैं और एंड तक चल सकते हैं। वो एक्चुअली प्रोलॉन्ग स्लीप लेते हैं क्योंकि उनकी नींद ही पूरी नहीं होती, तो 4 घंटे की जगह 8 घंटे सोए भी उनकी पूरी नहीं होती नहीं। क्या मैं आपके सवाल का सही जवाब दे पाया हूँ? अगर नहीं तो फिर आप दोबारा बताइए। जी जी बिल्कुल, यही है मेरे मतलब यही कंफ्यूजन थी कि आया कि उनको स्टार्ट से ही नींद नहीं आती, या जी ये जी जी कुछ देर सोने के बाद जो है उनको, काफी लोगों को ये भी देखा कुछ देर सोने के बाद उनको प्रॉब्लम होता है। नहीं, एपनिक स्पेल तो शुरू से स्टार्ट हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत देर बाद होगी। ठीक ठीक, चले जज़ाकल्लाह खैर। मेरे ख्याल से और कोई क्वेश्चन नहीं है या और कोई कमेंट्स नहीं है, तो मैं प्रोफेसर सुहेल आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने फिर वक्त दिया आज, और इंशाअल्लाह ताला मैं फिर भी रिक्वेस्ट करता रहूँगा गाहे बगाहे मुख्तलिफ टॉपिक्स की तरफ और चीज़ों में जो चेस्ट के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो जज़ाकल्लाह खैर आप सब लोगों का। और फिर मैं आपको वो बताता चला जाऊँ कि हम जो है वो कोशिश करते हैं कि हर इतवार की सुबह पाकिस्तान के वक्त के हिसाब से 1 बजे ये वेबिनार करते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर, जो कि चला जा रहा है कुछ महीनों से अब अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा ये कि हम फ्री क्लिनिक भी करते हैं, जो कि फ़िलहाल मैंने और हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं
उन्होंने डॉक्टर जावेद इकबाल डॉर्चेस्टर में होते हैं, उन्होंने शुरू किया है 9 से लेके 11 बजे के दरमियान, यानी पाकिस्तान के हिसाब से वो 2 से 4 के दरमियान पाकिस्तान के वक्त के हिसाब से। तो जो भी उसको अवेल करना चाहें वो साइट पर जाके उस पर आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट के साथ वो आपको देख लेंगे। ये फ्री है, इसमें कोई आपको चार्जेस नहीं पे करने और आपको वो एप्रोप्रिएट एडवाइस दे देंगे। अगर आप सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं या किसी और चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं उनकी फील्ड से रिलेटेड, तो आप ज़रूर खुद भी अवेल करें अपॉर्चुनिटी को और दूसरों को भी बताएं, ताकि लोगों के लिए एक अच्छा सोर्स होगा एक कंसल्टेशन का, जिसको वो कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।